गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर जैसा आपको बताया था, आज से हम प्लैनेटरी इवेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ग्लोबल एयर सर्कुलेशन पैटर्न है, उनके डिटरमाइनिंग फैक्टर्स जो हैं वो है अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। इसके अलावा रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसकी मैं कई बार आपसे जिक्र कर चुका हूँ, जिसके हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा लैंड, सी एंड एयर, उनकी क्या स्थिति है, क्या प्रॉपर्टी है, उस पर भी ग्लोबल विंड पैटर्न जो है वो डिटरमाइन होता है। साथ ही साथ अलग अलग स्थानों पर क्या सीजनल वेरिएशन है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में, वो चीज़ भी यहाँ पर ग्लोबल एयर सर्कुलेशन का निर्धारण करती है। आगे बढ़ते हैं। अनइवन हीटिंग आप पढ़ते आए हैं, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्दर्न एंड सदर्न जो हेमिस्फेयर है, वहाँ पर सूर्य की रोशनी साल के अलग अलग वक्त में अलग अलग प्रकार से पड़ती है। डायरेक्ट जो हीट है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, जिसके कारण से ये अनइवन हीटिंग होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। कोरियोलिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार आपसे बात की। तो जो कोरियोलिस फोर्स है वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण से होती है। कोरियोलिस फोर्स को अगर हम समझें तो ये एक इनर्शियल फोर्स है। ये किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है जब वो ऑब्जेक्ट विद इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में हो और रोटेट कर रहा हो। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि कोरियोलिस फोर्स के कारण से जो विंड्स हैं और ओशन करंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। ये कोरियोलिस इफेक्ट पोल्स की तरफ सर्वाधिक होता है और इक्वेटर की तरफ ये करीब 0 के आसपास हो जाता है। तो रिलेटिव जो डिफ्लेक्शन फोर्स है वो 100% मैक्सिमम जो फोर्स है वो आपको पोल्स पे दिखाई देगी, और इक्वेटर पे आते आते ये फोर्स लगभग खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कोरियोलिस फोर्स वो है, ऐसी फोर्स है जो लार्ज स्केल जो डायनेमिक्स है ओशन की और एटमॉस्फेयर में, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल प्रदान करती है। मीटियोरोलॉजी और ओशिनोग्राफी में हम ये अंदाज करते हैं, ये पोस्टुलेट करते हैं कि जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विद इन द अर्थ वो स्टेशनरी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स इंट्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स के कारण, जैसा मैंने आपको बताया, कि विंड और ओशन करंट जो है उसका मूवमेंट बहुत हद तक प्रभावित होता है। इस कारण से आप जो देख रहे हैं कि किनारों की तरफ स्पाइरलिंग पैटर्न या गायर डेवलप होते हैं। इन्हीं स्पाइरलिंग पैटर्न के कारण से अल्टीमेटली हरिकेन्स भी डेवलप होते हैं। जितना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा उतना ही फास्ट तरीके से
विंड स्पिन करेगी और एडिशनल एनर्जी समुद्र से ले सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि एक इमेजिनरी, अगर हम यूनिफॉर्म अर्थ की बात करें कि जहाँ कहीं भी कोई रीजनल चेंजेस वगैरह नहीं हो रहे, और एक आइडियल स्थिति की बात करें जहाँ हम पृथ्वी में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टिनेंट्स वगैरह स्थिति नहीं देख रहे, आइडियल स्थिति की बात करें, तो यहाँ पर अलग अलग प्रेशर बेल्ट हमें देखने को मिलेंगी जो कंटिन्यूअस बेल्ट होंगी इक्वेटर पर। जैसा आपको बोला कि लगभग वर्ष भर सीधी किरणें पड़ती रहती हैं, तो वहां लो प्रेशर बनेगा, इक्वेटोरियल लो हम उसे कहते हैं। इसको हम ITCZ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल रीजन में 30 डिग्रीज के आसपास यहाँ पर हमें सब ट्रॉपिकल हाई देखने को मिलेगा, और अगेन 60 डिग्री के आसपास एक और लो हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम सब पोलर लो कहते हैं। लेकिन एक्चुअली पृथ्वी की स्थिति ऐसी नहीं है जैसे कि हम आइडियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रेशर बेल्ट नहीं देखने को मिलती, इस चीज को आप याद रखिएगा। यद्यपि हम इन प्रेशर बेल्ट्स की बात करेंगे, लेकिन इस तरीके से कंटिन्यूअस प्रेशर बेल्ट नहीं मिलती। ये रीजनल आपको हाई या लो प्रेशर दिखेंगे। ITCZ लगभग आपको इसी रीजन में कंटिन्यूअस दिखेगी, कहीं थिक कहीं थिन। लेकिन अगर आप सब ट्रॉपिकल हाइज की बात करें तो जरूर वो डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। इस तरह ही पोलर जो लो वाली बेल्ट है वो भी आपको डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलेगी, और जो डिफ्लेक्शन है वो भी थोड़ा उसमें वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है लोकल कारणों से, और कॉन्टिनेंट की मौजूदगी, ओशन करंट की किस तरह का वार्म है या कोल्ड करंट है, उन सब के कारण से ये फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल हम अगर देखें, पृथ्वी की बात करें, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न देखने को मिलेंगे विंड में, हम उनको जनरली 3 प्रकार की सेल के अंदर क्लासिफाई करते हुए देखेंगे: हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। आगे हम बात करें तो यहाँ जो 3 सेल आप देख रहे हैं, इनको ऐसे समझिए कि इक्वेटर पर जहां सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ पर हीटिंग हो रही है। हीटिंग के कारण से सरफेस पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां से वार्म अप हो रहे हैं और अपवर्ड राइज कर रहे हैं। तो अपवर्ड राइज कर रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर जाकर के वो ठंडे होते हैं, साथ ही साथ डेंस होते हैं। ऊपर हाई प्रेशर बनता है, नीचे की तरफ लो प्रेशर बनता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और अपवर्ड बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, तो वो कहीं ना कहीं जाके वापस से जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ जाएगी और अगेन वहां तक मूव करेगी इक्वेटर तक, और एक साइकिल फॉर्म होती है। इसको हम हेडली साइकिल कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर ड्रॉप करती है एयर। लेकिन जो जगह इक्वेटर पर जो गर्म हवा थी ऊपर की तरफ उठी, उसके बाद में जो जगह वहां पर छूटी थी, जो लो प्रेशर बना था, वहां पर आप सरफेस पर देखेंगे कि हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ एक मूवमेंट होता है एयर मास का। और ये जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर ही ये साल भर मूवमेंट चलता है। ये ट्रेड विंड या डेवलप होती हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोनों ही तरफ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एज वेल एज जो सदर्न हेमिस्फीयर है, दोनों में ही इक्वेटर से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एयर लिफ्ट करेगी और 30 डिग्रीज के आसपास वापस से ड्रॉप करते हुए अगेन सरफेस के ऊपर से फ्लो करते हुए इक्वेटर की तरफ रन करती है। तो अगर हम विंड की बात करें, सरफेस फ्लो की बात करें, मूवमेंट की एयर के, तो हम देखते हैं कि सरफेस पर हायर लैटिट्यूड से इक्वेटर की तरफ दोनों ही हेमिस्फीयर में
एयर मूव कर रही है और कन्वर्ज कर रही है इक्वेटर पे। इस कारण हम इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। यहाँ जो एयर है वो कन्वर्ज करती है, इक्वेटर वर्ड मूवमेंट होता है एयर का, वो अल्टीमेटली राइज करती है एंड अगेन डाइवर्ज करती है पोलवर्ड। और ये डिसेंड कहाँ कर रही है? ये डिसेंड कर रही है सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो ये एक जो सेल बन रही है, ये क्योंकि टेम्परेचर के कारण ऑपरेट हो रही है, यहाँ हीटिंग के कारण ऑपरेट हो रही है, इसलिए इसे एक हम थर्मल सेल कहते हैं। तो पहली थर्मल सेल जो ये ऑपरेट हो रही है इसे हम हेडली सेल कहते हैं। इसी प्रकार से एक और थर्मल सेल ऑपरेट हो रही है जो कि पोलर रीजन में ऑपरेट हो रही है, इसे हम पोलर सेल कहते हैं। क्योंकि यहाँ 50 डिग्री लैटिट्यूड्स के आसपास जो तुलनात्मक रूप से गर्मी है, जबकि पोल्स पे हम देखें तो वहां ठंडी हो रहा है, कूलिंग हो रही है, जिसके कारण से वहां पर हाई प्रेशर बन रहा है। जबकि 50 डिग्री 60 डिग्रीज के आसपास जो लैटिट्यूड्स है वहाँ हीटिंग के कारण से कंपैरेटिवली लो प्रेशर है। तो एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से यानी कि पोल की तरफ से और 50-60 डिग्रीज की तरफ होता है। यहाँ एयर अगेन राइज करती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, वहां से डाइवर्स होके पोल की तरफ अगेन मूव करती है, अगेन डिसेंड होती है पोलर रीजन में, फिर सरफेस का मूवमेंट चलता है। इस तरह के एक ये थर्मल सेल यहाँ पर ऑपरेट हो रही है, जिसे हम पोलर सेल कहते हैं। एक चीज और याद रखिए, इन दोनों थर्मल सेल के बीच में एक डायनेमिकल कारणों से जो एक सेल ऑपरेट हो रही है उसे हम फेरल सेल कहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री के आसपास एयर डिसेंड कर रही है और अगेन 50 डिग्री के आसपास 50-60 के बीच में अगेन राइज कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो एयर डिसेंड करी है 30 के आसपास, वो डाइवर्ज होकर के हायर लेटीट्यूड की तरफ मूव करेगी, और ये जो एयर मूवमेंट हो रहा है ये 50 डिग्रीज के आसपास तक हो रहा है, वहां से अगेन ये राइज करेगी और फिर ये पुनः 30 डिग्री के आसपास डिसेंड करती है। तो एक डायनेमिक सेल डेवलप होती है, इसे हम फेरल सेल कहते हैं। क्योंकि यहाँ ठंडी हवा और गर्म हवा जो कि 30 डिग्री से 50 की तरफ आ रही है, और ठंडी हवा जो कि पोल से और 60s की तरफ आ रही है, 50s की तरफ आ रही है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं। तो इस कारण यहाँ पर एक फ्रंट डेवलप होता है और काफी बारिश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोनों ही सेल्स के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो वहां जेट विंड्स ऑपरेट होती हैं, जहां पर फेरल सेल और हेडली सेल के बीच में आप सब ट्रॉपिकल जेट देख रहे हैं, जबकि पोलर सेल और फेरल सेल के बीच में आपको पोलर जेट स्ट्रीम देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने आज प्लैनेटरी जो विंड्स हैं उनके बारे में शुरुआती हमने जो जानकारी लेनी है कि किस तरह से ऑपरेट होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, कौन कौन सी सेल ऑपरेट होती हैं, ये जानकारी आज हमने ली है। नेक्स्ट टर्न पर हम अलग अलग जो प्लैनेटरी विंड्स हैं, लाइक ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्लीज है, पोलर ईस्टर्लीज, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।